आइए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हार्मोन्स। तो क्लास चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं। तो क्लास ये तो टॉपिक के नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एंजाइम्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में और इसके साथ साथ हार्मोन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 एंजाइम्स। तो क्लास सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम्स वो कैटलिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में काम करते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको स्मूथ तरीके से चलाते रहना। और क्लास यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसके साथ साथ जो एंजाइम्स होते हैं उनका वर्क बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटी में किसी एक पर्टिकुलर वर्क को ही करता है। आइए क्लास अब देखते हैं कि एंजाइम्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो क्लास एंजाइम की नेमिंग हो सकती है सबसे पहले तो इस आधार पर कि वो किन कंपाउंड्स पर या किन क्लास ऑफ कंपाउंड्स पर वर्क करते हैं। दूसरा इस आधार पर कि एंजाइम्स किस प्रकार के रिएक्शंस को कर रहे हैं। तो आइए इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है माल्टोज, और क्लास जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे मिलते हैं हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है माल्टेज। क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम है वो माल्टोज पर वर्क कर रहा है तो इसलिए उसका नाम रखा गया है माल्टेज। जबकि दूसरी ओर हमारे पास एक एंजाइम है जो एक केमिकल कंपाउंड ए का ऑक्सीडेशन करता है, जबकि साइमल्टेनियसली यही एंजाइम एक केमिकल कंपाउंड बी को रिड्यूस करता है। तो क्लास इस एंजाइम का जो नेम होगा वो होगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब है कि ये एंजाइम साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन करता है। तो क्लास यहां से हमें समझ में आता है कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं उनके नेम में आपको एक सफिक्स लिखा हुआ मिलता है एज, और इस प्रकार से एंजाइम की नेमिंग की जाती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नेम्स को देखते हैं। तो क्लास यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड में एंजाइम्स के नेम दिए गए हैं, जबकि राइट हैंड साइड में रिएक्शंस दी गई हैं जिनको वो एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि अगर एंजाइम का नेम ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो वो रिडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। इसी प्रकार से अगर एंजाइम का नेम आइसोमेरेज है तो क्लास हम समझ जाएंगे कि वो आइसोमेराइजेशन को परफॉर्म करता है। और अगर एंजाइम का नेम हाइड्रोलेज है तो इसका मतलब है कि वो एंजाइम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। आइए क्लास अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की। तो क्लास एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पर यानी कि किसी केमिकल सब्सटेंस पर, रिएक्टेंट पर किस तरह से वर्क करता है ये हम पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर हम बात करेंगे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शंस के रेट को बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके। आइए इसको समझते हैं। तो क्लास यहां पर हमने एक एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ लिया है जिसको हम रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ भी बोलते हैं। तो क्लास यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो शो की गई है। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब क्लास रिएक्टेंट की एनर्जी और जो इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक की जो एनर्जी होती है इसी को हम बोलते हैं EA, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहां पर जो EA आपको दिखाया गया है ये बिना किसी एंजाइम के है। अब क्लास अगर यही रिएक्शन एक एंजाइम के प्रेजेंस में होती है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी तो वही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है
वो डिक्रीज हो गई है। तो क्लास इस ग्राफ से हम ये इजीली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एंजाइम अगर मौजूद है रिएक्शन में तो वो रिएक्शन के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं अब उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। कम एनर्जी में ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और इसी वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है।